सीरिया में जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी नया हयात तहरीर शाम वाला, उसने पूरी तरह से चार्ज लेना शुरू कर दिया है और काफ़ी अपबीट हैं। डेलीगेशंस भी बहुत सी कंट्रीज से आ रहे हैं, उनको मुबारकबादें भी मिल रही हैं और फिर साथ में ये भी है कि कुछ अश्योरेंस कतर और जो टर्की है वो तो इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहा है। कतर चाहता है कि एक पाइपलाइन उसकी कतर से टर्की सीरिया होते हुए वहां पे चली जाए यूरोप, यानी वाया टर्की एंड फ्रॉम देयर टू यूरोप। और टर्की ने कहा है कि वो उनकी सेना को बनाने में मदद करेंगे। यूरोप से जो भी लोग या कांटेक्ट इनका हुआ या डेलीगेशंस जितने भी आए हैं, उन्हीं ने बात तो की है, मगर अभी उनको पूरी तरीके से अश्योरेंसेस नहीं मिल पाए हैं कि वो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने वहाँ के ऊपर, यानी सभी माइनॉरिटीज हों और हर तरह की सपोर्ट उनको हासिल हो, माइनॉरिटीज को, वीमेन को राइट्स को किया जाए, ह्यूमन राइट्स की वो लोग बात कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो अमेरिकन ने तालिबान से की थी, उसी तरह की बातें यहाँ भी होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से वो होता है। सीरियन ट्रांजिशन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की बात की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन की है, जो कि होगी जल्दी ही। अरब कंट्रीज के और भी डेलीगेशन आए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी सही समझ में नहीं आया सिवाय कतर और टर्की के। दूसरी जो दो लेवल पे काम हो रहा है, एक तो वो रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इसकी भी काम हो रहा है कि असद की रिजीम के जितने भी नमूने थे या जो भी चीजें थी या इंस्टीट्यूशंस थे, उनको पूरी तरीके से मिटा देने की बात की जा रही है, काम किया जा रहा है। जो लोग उस रिजीम से जुड़े हुए थे उनको भी ढूंढा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है और उनको सजाएं भी दी जाएंगी। तो और ये भी है कि असद तो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं और खुशी का भी माहौल वहां पे काफी शहरों में नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार अटैक भी कर रहा है। और एक तो बड़ी खतरनाक खबर आई है कि उन्हीं ने इजराइल ने वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है तरतुस में, जिसका कंफर्मेशन रशियंस ने दिया है। रेडिएशन के बारे में बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि 3 पॉइंट था रिक्टर स्केल के ऊपर, और भी दूसरी जगहों से इसका कंफर्मेशन हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, इजराइल तो न उसकी हामी भरता है और ना ही इनकार करता है। अगर ऐसा हुआ है तो 10 क्या 100 साल से भी ज्यादा वहां के लोग जो है वो उनमें डिफेमेटरी पाई जाएगी, उनकी रेडिएशन का असर वहां पे रहेगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बहुत खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पहले तो अमेरिका ने हिरोशिमा नागी पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया था, या यहाँ पे इन्हीं ने सिविलियन उसके ऊपर इस्तेमाल किया है एक शहर में। उसका कितने क्या रिजल्ट है रेडिएशन का, उसकी डिटेल अभी हासिल नहीं है, क्योंकि वहां पे इस किस्म की मुहैया ही नहीं है, उनके पास साधन नहीं है कि पता चल सके। मैं समझता हूँ कि यूएन डेलीगेशन या दूसरी पश्चिमी देश के या रशियन आए तभी वो इसको जज करके बताएंगे लेवल रेडिएशन का क्या है। दूसरी तरफ ये है कि अहमद अल शरा जो है ये अभी उनका रूल रहेगा, और ये भी देखना है कि क्या HTS जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी हर हयात तहरीर अल शाम जो है, क्या वो जो 4 मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो डिसॉल्व होके कोई नया फॉर्म ले आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात ये भी है कि सीरियन सॉवरेनिटी का भी एक बड़ा सवाल मौजूद है, लेकिन सवाल ये भी कि क्या इजराइल विड्रॉ करेगा। और जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी बात भी नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि इजराइल की जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, इजराइल को डर है, वहां से खतरा है, वो किया जाएगा।
इसराइल ने अब न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर लिया। इसराइल लगातार वहां पे जो उन पुरानी रिजीम थे, जो एक्चुअली वो तो सीरिया के मिलिट्री वो थे, मिलिट्री एसेट्स थे, यानी उनके डिपो, आर्म्स डिपो थे जिसमें बहुत से आर्म्स था, वेपन था और दूसरी चीजें, मिसाइल्स थे, या इस किस्म के जितने भी होते हैं, उनका एयरफोर्स बेस, उनकी नेवी जितनी थी, सबको एक एक करके इसराइल लगातार ध्वस्त भी कर रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि ये इन्वेस्टमेंट की तो बात कर रहे हैं, क्या इसराइल अलाउ करेगा कि सीरिया दोबारा से एक स्टेबल कंट्री बन जाए, एक डेवलप नेशन के रूप में इमर्ज हो पाए? पहली बात तो ये कि उसके लिए 100 बिलियन क्या से भी कहीं ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। क्या इसराइल अलाउ करेगा सीरिया दोबारा से अपनी सेना बनाए? ये बहुत से सवाल हैं जो आने वाले वक्त में बताएंगे। तो ये इस तरह से चल रहा है वहां के हिसाब। ये भी है कि और भी बहुत सी बातें हैं, वेस्टर्न नेशंस वगैरह सब उनको बात कर रही हैं, और ऑयल रिच अरब रिजीम्स जो हैं ये किस तरह से सपोर्ट करेंगी ये भी अभी क्लियर नहीं है। फिर इसके बाद ये कि सीरिया जो है अब वो एक फंक्शनल स्टेट के रूप में नहीं है, प्री इंडस्ट्रियल एज में वो पहुंच चुका है। उसके कई कारण हैं। 2011 से वहां पे जो अपराइजिंग थी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी अपराइजिंग थी, वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी, वो असद के खिलाफ थी और उस रिजीम के खिलाफ थी जो वहां के ऊपर जिस तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम थी उसको खत्म करना चाहती थी। वो पीसफुल थी, बिल्कुल वैसे ही थी जैसी इजिप्ट और दूसरी मुल्कों में आई थी, उसी का एक हिस्सा ये भी था। और वो चाहते थे कि असद जाएं और एक लिबरल जो है डेमोक्रेटिक रिजीम सीरिया में बन जाए, मगर उसको वहां पे जो मिलिटेंट ग्रुप थे, इन मिलिटेंट ग्रुप्स ने ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि वो भी साथ में आ गए और उसके बाद मिलिटेंसी फैल गई। फिर आर्मी और मिलिटेंसी में लड़ाई चलती रही, लंबे समय तक लड़ाई चली। 2011 से 14 से तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत हो गए थे जब से ये लोग आए। फिर उसके बाद असद ने भी जिस तरीके से ब्रूटली उनको सप्रेस करने की कोशिश की, बस्ती की बस्तियां उजाड़ दी गई, हजारों लोग, कितने लोग मरे हैं उनका पता भी नहीं है। तो वो एक बहुत ब्रूट रिजीम थी। उसका जाना तो खैर अच्छा हुआ, लेकिन वो अब ये है मुश्किल कि सीरिया के अंदर नेशनलिज्म भी डीप रूटेड है और इस समय इस्लामिक फोर्सेस वहां सत्ता में आई हैं, इजराइल और टर्की के मदद से ये लोग आए हैं। अब ये देखना ये है कि क्या ये मंजूर होगा सारे सीरियंस को, इसलिए कि अभी तो जो लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं या जो भी हैं, वो दबे सहमे बैठे हुए हैं। असद वाले जो प्रो असद थे वो तो भाग रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उनकी तो अलग बात है, मगर उसके अलावा आम जनता जो चाहती थी कि अरब नेशनलिज्म की बात करते थे, वहां पे बहुत पहले से अरब नेशनल, वो बहुत एंटी इजराइल थे वो लोग। असद की रिजीम बहुत खराब थी, मगर असद ने कभी इजराइल से कंप्रोमाइज नहीं किया। असद ने कभी अमेरिकन और इजरायली पॉलिसी जो उस क्षेत्र की थी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि दूसरी रिजीम भी वहां काफी डिक्टेटर है, ज्यादातर अधिकतर अरब देशों में, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनके खिलाफ कोई चार्ज नजर नहीं आता। तो असद में बहुत सी बुराइयां थी, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी बुराई पे हावी है हो जाती हैं। असद चाहता था इंडिजिनस डेवलपमेंट, अरब नेशनलिज्म, अरब यूनिटी की बात वो कर रहा था, और वो ये उसके प्लस पॉइंट थे जिसकी वजह से वो काफी वक्त तक वो सत्ता में रहे, लेकिन वो इस कदर अथॉरिटेरियन थे। दूसरी तरफ ये बहुत निगेटिव उनकी बात है। दूसरी बात ये भी है कि उनके पास अब तो आर्मी बची नहीं है, खत्म हो गई है, तो ये आर्मी का बनाना कोई आसान काम नहीं होता किसी भी मुल्क में, और फिर ऐसी जगह पे जो कि सीरिया का, इजराइल का नेबर हो, और जिसने जो कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे दोबारा से आर्मी बने। और तलब यह है कि जो लोग सत्ता में आए हैं उनका कहना यह है कि इजराइल हैज जेन्यून कंसर्न, उसकी कंसर्न जेन्यून है। वो ये भी कहते हैं कि वो कोई उनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ठीक बात है। वो ये भी नहीं कहते कि किस तरीके से मसलों का डील होगा, इसलिए कि इजराइल ने उनकी बड़ी टेरिटरीज पे कब्जा कर रखा है,
20 किलोमीटर के करीब वो है दमिश्क से, जो कि उसकी राजधानी है, दमिश्कस जिसको कहते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। यहीं से जो अरब वो थी हुक्मरान, खासतौर से जो बनी मैया के बाद जो हुकूमत बनी थी वो यहीं से, बनी मैया पहली जो अरब एम्पायर बनी थी, उमैयद एम्पायर, वो यहीं से रूल करते थे और उनकी फौजें स्पेन तक पहुंच गई थी और उन्होंने बहुत से देशों के ऊपर अपना कब्जा बनाया था। वो मेरा ख्याल है पहली सुपर पावर रही होगी दुनिया की अंदर, लेकिन वो भी बहुत ही ब्रूट थी, बाद में खत्म हो गई और फिर उसके बाद दूसरे आ गए। तो सीरिया एक हिस्टोरिक प्लेस है इस्लामिक रूल की और एक बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती है। और सीरिया दूसरी तरह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हुआ था और फिर पूरे दुनिया में पहुंची। भारत समय भारत में पहले आई क्रिश्चियनिटी, यूरोप में उसके बाद पहुंची है क्योंकि भारत के संबंध बहुत क्लोज थे इस पूरे क्षेत्र से, तो यहाँ पे आ गई थी। ये है कि अब सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन, ये 3 देश जो हैं ये बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुके हैं और यहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत समय लगेगा, डिकेड्स लगेंगे इनको दोबारा से खड़े होने में, इन मुल्कों को। और ऐसा कोई मैकेनिज्म भी अरबों के पास नहीं है कि वो इस तरह की मदद करके इनको बचा लें। और जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, जब तक कि वहाँ के ऊपर, तो वर्ल्ड बैंक और IMF का भी लोन मिलना मुश्किल नजर आता है। अरब ज्यादातर अभी भी साइलेंट है जहां तक रिकंस्ट्रक्शन का सवाल है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। टाइम टू टाइम इसकी भी रिपोर्ट आती है कि वो उन्हीं ने किसी चर्च पे अटैक किया या क्रिश्चियन बस्ती के ऊपर अटैक किया, या अलावाइट लोग हैं उनके ऊपर भी हमले की रिपोर्ट्स आई हैं। और जो असद के ऑफिशियल्स थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ये लोग अलग अलग तरीके से हैं। अब इनको क्या ये एक संगठित हो पाएंगे और ये अपना आर्म्स सरेंडर कर देंगे? इस तरह के बहुत से सवाल सामने हैं, मौजूद हैं। अब एक चीज और आ रही है कि वहां पे एक नया डेवलपमेंट और हो रहा है। इजराइल अब इजिप्ट को भी ब्लेम कर रहा है और इजिप्ट के लिए वो कह रहा है कि इजिप्ट जो है वो वहां से वो कह रहा है कि सिनाई के लिए वो एक्सेस मांग रहे हैं जाने के लिए, और वो इस बात से भी नाराज है कि इजिप्ट जो है वो अपनी उसने 160 बिलियन डॉलर का लोन लेके अपनी सेना को डेवलप किया है और नए वेपन सिस्टम खरीदे हैं। उनका कहना यह है कि उससे इजराइल को थ्रेट हो रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले, और यही नहीं कि वहां के ऊपर वो सिनाई में एक नया शहर बनाने की बात कर रहे थे जिसमें गाजा के लोगों को सेटल करने की बात कर रहे हैं। तो वो भी इजिप्शियन उस पर भी राजी नहीं है। तो अब वो इजिप्ट के खिलाफ भी इजराइल ने एक नई कैंपेन शुरू कर दी है। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इजिप्ट और इजराइल के जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट, इजराइल जो है अब इजिप्ट को भी ब्लेम कर रहा है और साथ में जॉर्डन को भी ब्लेम कर रहा है। तो लगता ऐसा है कि ये इनस्टेबिलिटी अपने इजराइल के चारों तरफ, ये बात इजराइल बहुत पहले से कह रहा था। इजराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है स्मॉलर स्टेट्स जो है चारों तरफ होनी चाहिए उसके, और इनस्टेबिलिटी में ही इजराइल की स्टेबिलिटी है। बातें बहुत हैं, हम फिर आपसे के पास आएंगे इजिप्ट के सवाल को लेके कि क्या इजिप्ट की तरफ इजराइल का क्या रवैया है डिटेल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखने वालों की संख्या बहुत कम है। आपका धन्यवाद।